नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो 2021 का पेपर है जीआईसी वाला, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई इसमें से ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन तो हो ही रही है। और जो जो कॉन्सेप्ट को जीएस में नहीं पता ना भाई, उनका प्लेलिस्ट बन रखा है, बहुत काम की है, ठीक है। अगर जिसको आ रहा है तो वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। और प्लस आपका सोशियोलॉजी वाली सीरीज सारी की सारी देख के जानी है आपको, जीएस की हो या फिर सोशियोलॉजी की हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? देखो, हड़प्पा सभ्यता से पूछा है। ये पूछ रहा है कि जो बनावली जो साइट है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये चौतांग के है, घग्गर के है, सतलुज के है, या फिर रंगोई के है? तो आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर इसका? डी, रंगोई के। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ठीक है। इसमें और काम की बात क्या है? जैसे घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी दो साइड हैं इसके? एक तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। एक है आपकी आ, राखी गढ़ी के साथ में राखी गढ़ी, एक है कालीबंगा। ओके, कालीबंगा। तो दो चीजें आप याद रखिएगा। और एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या रखना है कि आप जो मोहनजोदारो है, ठीक है, और लोथल है, वो आपको देखना है कि वो कौन सी नदी के किनारे हैं। चलो, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या हो सकती है कि जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम क्या कहते हैं? आईवीसी में शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन माने सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन मतलब कांस्य युगीन सभ्यता, इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। ओके, इसका थोड़ा सा हम ना साइड और देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी साइड कौन सी थी? कौन सी थी? मांडा। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, ठीक है। उत्तर नॉर्थ साइड तो होगी। दक्षिणी साइड कौन सी थी? कौन सी थी दक्षिण साइड? दैमाबाद, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सबसे ईस्ट वाली साइड कौन सी थी? सुतकेंडोर। ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान तक। ओके, और उसके बाद में ये सबसे वेस्ट साइड कौन सी थी आपकी? उत्तर प्रदेश में, यहाँ, ठीक है। ये क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे। आई रिपीट, चार इंडस वैली सिविलाइजेशन की चार साइड हैं। इसकी सबसे उत्तरी सीमा कहाँ पड़ती है? कश्मीर में, मांडा, ठीक है। ईस्टर्न साइड कौन सी है? सुतकेंडोर, अफगानिस्तान। दक्षिणी साइड कौन सी है? दयामाबाद, महाराष्ट्र। और पश्चिम साइड कौन सी है इसकी? आलमगीरपुर, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी साइड कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश तक है, यहाँ यूपी तक, ये महाराष्ट्र तक, और ये अफगानिस्तान, ठीक है, और जे एंड के। देन आपका ऊपर वाला मांडा कश्मीर तक। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, काम के हैं भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? पहले तो ये समझ लो कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। पहले तो ये बताओ कि ये समझ लो कि भाई हर्ष के काल में ना दरबारी कवि था कौन? बाणभट्ट, ठीक है। ये तो पहला क्लियर है आपको यहाँ से। ओके, उसके बाद आंसर क्या होगा इसका? शालीशुक, बृहद्रथ, कुणाल या इंद्रपालिक? कौन था लास्ट? कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। थोड़ा सा और काम देख लो, बाणभट्ट ने क्या क्या करा है। बाणभट्ट के थोड़ा एक्स्ट्रा काम देख लो, क्या लिखा है इन्होंने। एक तो कादम्बरी, क्या क्या लिखा है? जस्ट सेकंड, कादम्बरी। और है दूसरा इनका, कादम्बरी के अलावा दूसरा काम क्या है इनका? हाँ, चंडी शतक। एक सेकंड, अरे यार, हाँ, चंडी चंडी शतक। दूसरा है इनका मुक्ताटिक, मुक्ता मुक्तादिक, ठीक है। और तीसरा है इनका कादम्बरी। भाई तीन चीजें तो आप ये याद रखना है, रखनी ही रखनी है। बाणभट्ट की तीनों चीजें पूछी जाती हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के थे।
ओके, चंडी शतक है, मुक्ताटिक है, कादम्बरी है, तीनों इनकी रचनाएं हैं किसकी, बाण भट्ट की। ओके, हर्ष का काल देखो, हर्ष कहाँ पे वो था, हरियाणा में। हर्ष का शासन कहाँ था, नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ, थाने, कन्नौज में। पहले इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। कन्नौज से राजधानी कहाँ शिफ्ट करी, थानेश्वर। किसने करी, हर्ष ने करी थी। ओके, और ठीक है, ये तो क्लियर है। लास्ट हिंदू सम्राट कौन था प्राचीन भारत में, लास्ट हिंदू एम्परर मतलब सम्राट कौन था भाई, तो हर्ष ही थे। ठीक है, इन्होंने राजधानी कैपिटल शिफ्ट कहाँ से करी, इन्होंने राजधानी कैपिटल शिफ्ट करी कहाँ से, कन्नौज से, कन्नौज से थानेश्वर। ठीक है भाई, इतने सारे पॉइंट हैं भाई, ये भी याद रखना है आपको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैड स्टॉप्ड गिविंग इनह्यूमन पनिशमेंट। भाई बहुत ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट किसने बंद कर दिया था, क्योंकि इससे पहले सारे के सारे जो सम्राट, हाँ सुल्तान थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल पनिशमेंट देते भाई, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, ये सब का ब्रूटल। ठीक है, तो किसने बंद कराए, कौन, रजिया सुल्तान, नहीं, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलौल लोदी, कौन था, फिरोज शाह तुगलक साहब। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो, और सल्तनत काल की पहली पहली महिला सुल्तान कौन थी, सब जानते हैं, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, कौन था, अकबर द्वितीय, या फिर शाह आलम द्वितीय, या फिर अहमद शाह, या फिर आलमगीर द्वितीय, कौन है ये बताओ। तो जैसे आपका बक्सर का युद्ध होता है, प्लासी वॉर होता है, प्लासी वॉर कब हुआ, 1757 में, बक्सर वॉर कब हुआ। ठीक है, यहाँ थे भाई साहब कौन, कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ये भाग गए। ठीक है, अपने ठिकाने को छोड़ के, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के क्या बोला कि भैया अब तुम्हारा राजवास कुछ नहीं है, अब हमारा राज है, अब तुम जाओ चुपचाप पेंशन लो। तो सबसे पहले पेंशनर कौन था मुगल बादशाहों में, कौन था, शाह आलम द्वितीय। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित करा। भाई राजनीति में ऐसी बॉस को किसने कौन कौन लाया था, कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू एंड प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद एंड राजगोपालाचारी और एम के गांधी, चित्तरंजन दास और एम के गांधी, क्या होगा इसका आंसर बताओ। आंसर होगा इसका चित्तरंजन दास, सी आर दास और महात्मा गांधी साहब। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति कौन है, खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तिरोध सिंह ने, या फिर सिद्धू और कानू ने, या फिर करम शाह ने, या फिर बिरसा मुंडा ने, किसने करा है, आंसर क्या होगा इसका, तिरोध सिंह। याद रखना, खासी जनजाति का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तिरोध सिंह, और डेट याद रखना, क्योंकि तीनों ऑप्शन के बारे में और बताने वाला हूँ मैं। अब पता है क्वेश्चन इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो यही रख देगा सेम, इसके आंसर ना, इसके आगे ना डेट दे देगा। अब पूछ लेगा कि इसको यार मैच करा दो आप लोग। ठीक है, तो ये मैं बाकी की चीज़ें डेट मैं करा देता हूँ। देखो सिद्धू और कानू, ये कौन से विद्रोह में थे, कौन कौन से विद्रोह में थे, संथाल विद्रोह में, संथाल किसमें थे, संथाल विद्रोह। डेट क्या रहेगी संथाल विद्रोह की, 80 50 55 टू 80 56। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करमशाह, ठीक है, ये किसमें थे, पागलपंथी विद्रोह में थे, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह में थे। और हाँ, जो टीटू मीर था, करमशाह सहयोगी थे, लेकिन पागलपंथी विद्रोह का जो लीडर था वो कौन था, टीटू मीर। लीडरशिप में कौन था, टीटू टीटू मीर। ओके, डेट कितनी है, 1813 से 1831 तक, ये याद रखनी। ठीक है, और बिरसा मुंडा कब हुआ, 1895 से 1890, या फिर ऐसा, सॉरी 1900,
1900, या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है 1899 भी किसी में रख दिया जाता है। बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा को और कौन सा कहते हैं? बिरसा मुंडा का दूसरा नाम है, कौन है? उलू गुलान विद्रोह। उलू गुलान उलू गुलान विद्रोह। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, लिख लेना, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी ये प्लीज लिख लेना भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धो कानू कब हुआ? 1855 से 56 में। कौन थे इसके लीडर? सिद्धू और कानू। और कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह, ठीक है। चलो, उसके बाद में करम शाह, पागलपंथी विद्रोह में सहयोगी थे। लीडर लीडर कौन था पागलपंथी विद्रोह का? टीटू मीर था, 1813 से 1831 तक, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा में, हाँ, मुंडा जो विद्रोह है उसको और दूसरा क्या कहते हैं? उसको उलू गुलान विद्रोह कहते हैं। और 1895 से और 1900 तक, या फिर 1899 तक। तो चारों चीजें आप याद रखिएगा। और काशी विद्रोह किसके नेतृत्व में था? तिरोत सिंह के, ठीक है, 1829 में जो हुआ है। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो 2021 में ना 2 क्वेश्चन पूछ लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो जो मैंने आपको साइड बताई, ठीक है। अभी चलते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है? हुलास है, जैसलपुर है, आलमगीरपुर है, या फिर मांडी है? मांडा, ध्यान रखना यहाँ पे, मांडा एक है, मांडी एक है, मांडा। तो मांडा कहाँ पड़ेगा? ये तो है JNK में। मांडी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो हुलास भी उत्तर प्रदेश में है, आलमगीर भी उत्तर प्रदेश में है, मांडी भी उत्तर प्रदेश में है, देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? गुजरात में है। आंसर क्या होगा इसका? देसलपुर होगा। ओके, चलो ठीक है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कन्नौज पर कौन था बताओ? तो राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, या फिर त्रिलोचन पाल। तो आंसर क्या होगा इसका? राज्यपाल, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? किसको कहा जाता है सिराज ए हिंद? बहुत फेमस क्वेश्चन है सिराज ए हिंद, ठीक है। यहीं पर बीबी राजा बेगम, जो बीबी राजा बेगम का मदरसा था जौनपुर में, बीबी राजा बेगम ने मदरसा बनवाया था। उस समय उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब था भाई। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह थी? जौनपुर। आंसर क्या होगा उसका? सिराज हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर, ठीक है। किसने बनवाया था? बीबी राजा बेगम का मदरसा बहुत ज्यादा फेमस था यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, या फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, या फिर भूमरा का शिव मंदिर, या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर? बताओ भाई कौन है? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा आंसर? होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ है? ललितपुर में है, ललितपुर झांसी के पास। ओके, कहाँ है? ठीक है, बेतवा नदी के तट पर है। और नदी रिवर फ्रंट कौन सा है? बेतवा नदी। ओके, ठीक है। और नचना कुठार मंदिर, थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये कहाँ है भाई? MP में पूछा जाता है। नचना कुठार मंदिर ये कहाँ है? MP में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GST परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? जो GST काउंसिल है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, या फिर नीति आयोग करते हैं, फिर कौन करता है? तो कौन करता है आंसर इसका? गलती से मत करते ना प्राइम मिनिस्टर। आंसर क्या होगा इसका? फाइनेंस मिनिस्टर होगा। क्या होगा आंसर इसका? और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया? GST कब आया? सबको पता होना ही चाहिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया, ठीक है। आर्टिकल कौन सा था भाई? 279A, ठीक है, ए ऐड करके, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। उसके बाद में भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड को RBI, SEBI, BSE, या फिर NSE? बताओ कौन करता है? कौन करता है? SEBI, ठीक है। आपको 2 चीजें याद रखनी है अपडेट डेट में आंसर जब एग्जाम टाइम पे। तो SEBI का हेडक्वार्टर, ठीक है, SEBI का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। वैसे तो बॉम्बे में मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में इसके चेयरपर्सन भी याद करके जाने हैं। चेयरपर्सन भी आपको याद करके जाने हैं। 2 चीजें प्लीज आप याद करके जाइएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए
निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? उपभोक्ता सेवाओं, किसका है? उपभोक्ता सेवाओं की बात कर रहा है भाई, बताओ कौन सा है? तो राजचलया समिति, बर्मा या गोईपोरिया समिति, या फिर कौन सी है? चक्रवर्ती समिति। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? कौन सा होगा इसका आंसर? गोईपोरिया समिति। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और देख लो। राजचलया समिति किससे संबंधित है? ये टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। टैक्स रिफॉर्म, रिपीट, राजचलया समिति किससे संबंधित है भाई? कर सुधार समिति से संबंधित है। और जो वर्मा कमेटी आई थी, ये जो वर्मा कमेटी है, ये किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से। ओके, और चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? मौद्रिक प्रणाली, जो मॉनिटरी जो चीजें होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्या है कि भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक परसेंटेज है? उत्तर प्रदेश का कितना है भाई? कितना है? तो 7.33 है, 8.99 है, 9.02 है, या फिर 10.4 है? कितना है? 60.33%। ठीक है, अगर ये ना पूछे, अगर पूरी की पूरी संख्या रख दे, अगर अब तो ये पूछ लिया परसेंटेज में कितना परसेंट है, नेक्स्ट टाइम में पूरा का पूरा वो पूछ लेगा कि भैया बताओ कितना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, तो कितना है? तो 2,40,928, तो कितना पूछ लेगा? 2.4 वर्ग, ठीक है, 2.40 ये पूछ लेगा। तो यही संख्या याद रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वाली आपको याद रखनी है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताओ कौन है? सिग्मो है, घोड़े है, मोरनी है, या फिर जैत है? कौन है बताओ, कौन है? आंसर होगा इसमें जैत। ओके, जैता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में, किसके में? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें? बताओ कौन सा होगा इसका आंसर? 43A, 39A, या फिर 38, या फिर 45? कौन सा होगा? आंसर होगा 43A। ठीक है, उसके बाद में आपको 39A देख के जाना है, 45 देखना है, सारे के सारे। देखो मैं क्या बताऊं आपको, पार्ट 1 में क्या है? संघ राज्य, ठीक है, उसके बाद में नागरिकता, उसके बाद में मौलिक अधिकार, उसके बाद में राज्य के निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य। तो आपको आर्टिकल 1 से लेके ना और आर्टिकल 51 के सारे भाई लिप्स पे रटे ही होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही पूछे जाते हैं इनमें से, क्योंकि बेस है ना अपना। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? किसकी किसकी की जाती है? महाअधिवक्ता। जैसे सेंटर में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, तो राज्य का भी होगा, सीधी सी बात है यार। राज्य का कौन होगा? एडवोकेट जनरल होगा। तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 165। ठीक है, तो देखो अब ये है स्टेट का एग्जाम, तो पता है आपको गवर्नर के सारे आर्टिकल्स भी पता होने ही चाहिए आपको। जैसे राष्ट्रपति के हम आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं, ओथ का, अपॉइंटमेंट का, वह क्या क्या होता है, शक्ति क्या क्या होती है, तो पूरा का पूरा राज्यपाल, और मैंने पूरा राज्यपाल ना भाई पॉलिटी की सीरीज में एक ही वीडियो में कवर करा दिया बहुत अच्छी तरह से, तो प्लीज आप जाके उसको देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। अरे यार सीधा पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को कौन सी कमेटी के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है? तो संथानम कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी, या फिर इंदिरा नेहरू गांधी कमेटी? कौन सी कमेटी के अंतर्गत जोड़ा गया इसको? स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत। ठीक है भाई, चलो, ये पूछ रहा है मैचिंग करना है, क्या पूछ रहा है कि हाँ थर्मल पावर स्टेशन है, पूछ लिया है। और भाई कौन कौन सी जगह, तो ये क्या है? बार कहाँ पड़ता है? बिहार में। लारा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कुर्गी कहाँ पड़ता है? हाँ, कर्नाटक में। और गाडरवारा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे मैचिंग का नहीं, मैं मैच करवा देता हूँ। बारह का बिहार में पड़ता है, लारा भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुर्गी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ये नहीं पड़ता। ये गाडरवारा कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, प्लीज यार। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? कौन कौन से होकर नहीं गुजरती है बताओ? केन्या से, युगांडा से, गैबोन से या फिर जाम्बिया से? एक बार सरसरी नजर मार जाना। आंसर इसका आंसर इसका डी है, जाम्बिया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 देश से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबोन है, कॉन्गो है, ठीक है। उसके बाद में युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किवारती, स्वाटो, प्रिंसिपी। 13 देशों से होकर गुजरती है। एक बार लाइन थोड़ा सा सरसरी नजर देख लेना, ठीक रहेगा आपको। ओके, चलो। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी, महाराजगंज में? ये कहाँ पड़ेगा? आपके मथुरा में पड़ेगा। देन अब ये देख लो आप भाई, इस माइनिंग एरिया पूछ लिए हैं। आयरन का कहाँ पड़ता है, मैग्नीज का कहाँ पड़ता है, तांबे का कहाँ पड़ता है और बॉक्साइट का कहाँ पड़ता है? बताओ कहाँ पड़ेगा? तो लौह अयस्क कहाँ पड़ेगा आपका? कहाँ पड़ेगा आपका? इटावेरा में। इसको चौथे से कर दो। मैग्नीज को कर दो आप चित्तौरा, जॉर्जिया से कर दो। ये कहाँ है? ये जॉर्जिया में पड़ता है, ये है जॉर्जिया। ओके, ये कहाँ है आपका? ब्राजील, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज को कहाँ करोगे आप लोग? मैग्नीज को अरे यार, लौह अयस्क नहीं भाई, वो मैग्नीज करना था ये। जस्ट सेकेंड। मैग्नीज को कहाँ करोगे आप? चुआतोरा में, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद तांबे को कहाँ करोगे आप? सडबरी में। तांबे कहाँ पड़ेगा आप? सडबरी में। ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में। उसके बाद में बॉक्साइट आपको वाइपा में लगा दो, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। तो चारों साइड ना याद कर जाना, क्योंकि अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लेगा तो इनमें से 2 ऑप्शन रख देगा। कम से कम ऑड वन आउट वन करने में तो फायदा होगा ना, इसीलिए कहना, इसीलिए पीवाई क्यूज करने ही चाहिए यार। मैं तभी कह रहा हूँ, रिपीट कर लो दोबारा से याद करने के लिए। आयरन, आयरन कहाँ मिला रखा है? इटावेरा में। ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। मैग्नीज कहाँ पड़ता है? चुआतुरा में। ये कहाँ पड़ता है? जॉर्जिया में। कॉपर कहाँ पड़ता है? सडबेरी, ये कहाँ है? कनाडा में। और बॉक्साइट कहाँ है? वाइपा में। ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी? वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, इजी टैंसले के द्वारा या फिर ईपी ओडम के द्वारा? किसने दिए? इजी टैंसले ने दिए हैं, ठीक है। सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, सॉल्ट टॉलरेंट है? खरबूजा है, मटर है, लोबिया है या फिर चुकंदर है? कौन सा है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? चुकंदर होगा, ठीक है। हाँ, शुगर बीट, हाँ बीट फ्रूट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना कहलाता है। देखो आपने देखा होगा भाई, आप लोग सारे के सारे किसान के ही हो, ठीक है, तो देखा होगा एक फसल खड़ी भी रहती है, खड़ी फसल, और क्या करते हैं भाई, उसको कटाई करने के बाद दोबारा भी बो देते हैं। तो कौन सी फसल होती है? रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या है? ये रीजनिंग का है। डेथ, डिजीज, मृत्यु, रोग से संबंधित है। कौन सा पूछ रहा है विषय में को? सही नहीं है। अंगूर शराब से संबंधित है, दूध मक्खन से, पानी ऑक्सीजन से। देखो, पानी ऑक्सीजन से सही बात है, दूध भी मक्खन से संबंधित है, अंगूर से शराब बनती है भी। मृत्यु रोग नहीं, उल्टा कह रहा है। रोग से यहाँ रोग होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए थी? मृत्यु होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा उसका? ये होगा, ठीक है। चलो, इतने ही क्वेश्चन थे। कमेंट करके बता देना कितने कितने किसके सही हुए हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 3 पेपर करवा दिए जीआईसी के। 2-2 बार देख जाना, और मैं सारे पेपर जल्दी करवा दूंगा 5-6 दिन में, जीडीसी के भी, जीआईसी के भी, और जितने सारे के सारे के आरपीएससी वाले भी, जीएस के कह रहा हूँ मैं, बहुत काम आने वाले हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट को दिख जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।